नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़रीदने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये आपकी यात्रा की तैयारी में मददगार साबित होगी। आज का ट्यूटोरियल है हमारा केदारनाथ यात्रा, एन अल्टीमेट गाइड फॉर केदारनाथ ट्रिप। केदारनाथ ट्रिप करने के लिए इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो है ईजीएस्ट रूट, आप कैसे केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं देश के या विदेश के किसी भी कोने से। अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इस ट्रिप के लिए, कितना समय लगेगा इस ट्रिप के लिए, कितना खर्चा लगेगा, एक्सपेंस कितना होगा ट्रिप के लिए, क्या क्या तैयारियां करनी होंगी आपको केदारनाथ ट्रैक के लिए अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो, बेस्ट टाइम क्या है केदारनाथ धाम की यात्रा करने का और किस समय धाम खुलते हैं और किस समय बंद होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। खाने और रहने की क्या इंतज़ाम है वहाँ पे केदारनाथ धाम पर या ट्रिप के दौरान, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। केदारनाथ धाम के आसपास और रास्ते में पड़ने वाली कौन कौन सी घूमने की और जगह भी हैं उसके बारे में, यात्रा का क्या कार्यक्रम है और क्या दस्तावेज़ आपको लेकर जाने हैं ट्रिप के लिए, और कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ट्रिप के लिए याद रखनी है उस सब की जानकारी आपको मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ जो है वो गढ़वाल हिमालय रेंज के मंदाकिनी रिवर के किनारे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है उसमें से एक माना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक इसको माना जाता है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आपका एक धाम भी उसमें कवर होता है और एक ज्योतिर्लिंग की भी आप यात्रा कर लेते हैं, तो आपको दो चीज़ें एक साथ करने को मिलती हैं केदारनाथ यात्रा करने के बाद। जो केदारनाथ का मंदिर है वो पंच केदार में भी आता है। जो केदार हैं वो 5 हैं, तो पंच केदार में पहला केदारनाथ है और जो बाकी के 4 हैं उसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, ये 4 हैं। अगर आप केदारनाथ मंदिर जा रहे हैं तो आप एक ज्योतिर्लिंग को भी कंप्लीट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, एक धाम को कंप्लीट करते हैं और पंच केदार में से एक केदार को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 3 यात्राएं आप एक साथ कर रहे हैं एक केदारनाथ यात्रा को करके। वहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है वहाँ पे, तो इसीलिए जो केदारनाथ धाम है वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और उसके बाद उसके कपाट बंद हो जाते हैं। ये अक्षय तृतीया पर खुलता है और जो कपाट है वो भैया दूज पर बंद हो जाते हैं और उसके बाद जो भैया दूज से लेकर अगले अक्षय तृतीया जो अप्रैल या मई के महीने में आता है उस दौरान जो है भगवान भोलेनाथ की जो पालकी है वो ऊखीमठ में रखी जाती है, जो केदारनाथ से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है। और वहाँ पर जो पुजारी हैं वो पालकी की पूजा करते हैं। फिर जब दोबारा से अक्षय तृतीया आती है तो फिर से पालकी वहाँ ले जाई जाती है और धाम खुल जाते हैं। बीच में 6 महीने जब धाम बंद रहते हैं और ऊखीमठ में पूजा होती है, उस समय केदारनाथ धाम पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ये जो मंदिर है ये भक्तों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके कुछ कारण हैं। 2013 में आप जानते हैं एक आपदा आई थी और जिसमें बादल फट गया था, ग्लेशियर से इतना ज़्यादा पानी भर गया था उसमें कि वो भी फट गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी यात्रा के दौरान, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। ये जो मंदिर है ये पांडवों ने खुद से बनाया था। महाभारत के दौरान जब उन्होंने अपने गुरुओं की और अपने परिवारजनों की हत्या की थी तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया था। भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते जब वो यहाँ पहुँचे थे तो इस तरह की कथा है कि उनको भोलेनाथ के दर्शन यहाँ हुए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे उनका मंदिर बनाकर पूजा की थी और यहाँ से अपना उनको मुक्ति मिली थी। यह भी कहा जाता है कि भैरवनाथ का जो मंदिर है जो एकदम केदारनाथ धाम से एकदम सामने बना हुआ है, वो रक्षा करते हैं इस मंदिर की। जो बाबा भैरवनाथ हैं वो इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की यूनिटी को दिखाता है ये मंदिर।
और ये एक्सट्रीम नॉर्थ में बसा हुआ है। और यहाँ पर कन्नड़ भाषा में जो साउथ के पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। और जो सबसे आखिरी वजह है कि ये मंदिर बहुत फेमस है, तो उसकी वजह है कि केदारनाथ मूवी जो बनी थी वो इसी मंदिर के चारों तरफ बनी थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, जो अब जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो इसके मुख्य कलाकार थे। अब हम जानेंगे केदारनाथ धाम हम कैसे पहुंचेंगे। तो केदारनाथ पहुंचने के 3 रास्ते हैं। या तो आप कोई ट्रैवल कंपनी से बात कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, जैसे फ़्लाइट, ट्रेन, बस या टैक्सी। या फिर आप अपने खुद के निजी वाहन से भी जा सकते हैं। सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अगर आप ट्रैवल एजेंट को पकड़ते हैं, ट्रैवल एजेंसी को हायर करते हैं, हो सकता है वो आपको थोड़ी महंगी लगे। आपको रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे, प्राइसेस चेक करने पड़ेंगे और सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, कैसा फीडबैक रहा है ट्रैवल एजेंसी का। आपको कंपनीज़ कंपेयर करनी पड़ेंगी, बुकिंग स्लॉट्स चेक करने पड़ेंगे। और कई बार ट्रैवल कंपनीज़ के साथ समस्या होती है कि आप एक ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो आपको पूरे ग्रुप के हिसाब से ही चलना होता है, आपकी फ्रीडम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप किसी जगह पर ज़्यादा रुकना चाहते हैं बट लेकिन वो टीम पूरी मूव कर रही है जो उस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करके आई हुई है, तो फिर आपको भी वहाँ से चलना पड़ेगा। बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल मैनेज नहीं करनी होती, सिर्फ आप एक ट्रैवल एजेंसी को बुक करना होता है और वो जितना भी हेडेक होता है रहने का, खाने का, ट्रैवल का, वो सब उनकी सिरदर्दी है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो अपने फ़ायदे नुकसान हैं, आपको जैसे भी सुविधा लगे उस हिसाब से आप इस यात्रा के लिए अपना चूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम केदारनाथ धाम कैसे पहुंचेंगे। हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ़्लाइट से जा सकते हैं और टैक्सी से जा सकते हैं। ये चारों पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हम इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या फिर हम एक ही किसी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ट्रेन और फ्लाइट से केदारनाथ धाम तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो केदारनाथ धाम पे कोई एयरपोर्ट है और ना रेलवे ट्रैक वहाँ तक बना हुआ है। लेकिन अगर आप बस से जाते हैं तो आप पूरा बस से कम जर्नी को पूरा कर सकते हैं, और टैक्सी से भी जाते हैं तो टैक्सी से भी आप जर्नी को पूरा कर सकते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम इस जर्नी को कैसे पूरा करेंगे वो देख लेते हैं। उसके भी 3 तरीके हैं, 3 मोड्स में आपको ट्रैवल करना होगा। अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो 3 मोड्स कैसे रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको। फ़्लाइट से अगर आप जाएंगे तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट जो देहरादून में, वहाँ पे आप उतर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे कोई एयरपोर्ट नहीं है, वो लास्ट है। वहाँ से आप बस पकड़ेंगे और सोनप्रयाग बस स्टैंड तक जाएंगे। उसके बाद सोनप्रयाग बस स्टैंड के बाद आप पालकी से ट्रैकिंग करके या खच्चर या घोड़े से आगे केदारनाथ धाम तक जाएंगे। तो ये 3 मोड हो गए। फ़्लाइट जिसमें आपका प्राइमरी है, मतलब सबसे पहले आप फ़्लाइट यूज़ कर रहे हैं। इस तरह आप धाम तक पहुंचेंगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन ऋषिकेश तक जाएगी, उसके बाद ट्रेन नहीं जाएगी। उसके बाद फिर से आपको बस लेनी होगी सोनप्रयाग तक, और उसके बाद फिर से आप ट्रैकिंग करके पालकी या खच्चर से केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। आप वेस्ट इंडिया से, गुजरात से, साउथ इंडिया तमिलनाडु से, या फिर ईस्ट इंडिया अरुणाचल प्रदेश, कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट ट्रेन की या फ़्लाइट की फैसिलिटी है वो दिल्ली तक के लिए बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो आप आसानी से दिल्ली तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट से देहरादून तक जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फ़्लाइट ज़्यादा नहीं है और आपको सीट्स भी, अवेलेबिलिटी भी मिलने की चांसेस कम है। तो आप दिल्ली तक आ जाएं, वो सबसे अच्छा है। अब हम देखेंगे कि देहरादून फ़्लाइट से कैसे पहुँचें। फ़्लाइट से जो डिस्टेंस है अराउंड 296 किलोमीटर है दिल्ली से देहरादून के लिए। आप कहीं से भी आएंगे, सबसे पहले आप IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पहुंच जाएं। ईस्ट से, साउथ से या वेस्ट से आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच जाएं, और फिर यहाँ से आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून चले जाएं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से दिल्ली आएंगे तो आपको आसानी से फ़्लाइट मिल जाएगी, तो आप दिल्ली पहुँच पाएंगे। फिर यहाँ से आप
आराम से फ़्लाइट लेकर देहरादून तक जा सकते हैं, या फिर आप दिल्ली नहीं पहुंच के हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद भी पहुंच सकते हैं, ये अभी नया बना है। तो दोनों में से जहां के लिए भी आपको फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी मिलती है वहां पहुंच जाएं और फिर उसके बाद देहरादून चले जाएं। अगर आपको देहरादून की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है तो आप देहरादून भी जा सकते हैं। दिल्ली को मैंने इसीलिए बीच में रखा है क्योंकि दिल्ली के लिए जो है फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। उसके बाद आप जब देहरादून के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको सिटी बस, ऑटो या फिर टैक्सी करके ऋषिकेश तक जाना होगा, जहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। आपको देहरादून के बस स्टैंड से भी बस मिल सकती है और ऋषिकेश से भी मिल सकती है। ऋषिकेश से तो 100% मिल जाएगी, देहरादून से भी आप पता कर सकते हैं। अब ऋषिकेश या देहरादून आप ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे? फ़्लाइट की ही तरह अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेन पकड़ के आप न्यू दिल्ली पहुंच जाएं और उसके बाद फिर आप वहां से ट्रेन पकड़ के देहरादून के लिए निकल जाएं, देहरादून या ऋषिकेश के लिए। अगर आपको डायरेक्ट अपने सिटी से देहरादून या ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल जाती है तो फिर आप डायरेक्ट देहरादून भी जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दिल्ली से हम सोनप्रयाग तक कैसे जाएं। दिल्ली से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको ISBT कश्मीरी गेट से या ISBT आनंद विहार से बस मिल जाएगी और वो आपको ऋषिकेश से पहले ऋषिकेश पहुंचा देगी। ऋषिकेश से आप बस चेंज कर लीजिए आगे जाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाए सोनप्रयाग के लिए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप पहले ऋषिकेश तक चले जाएं, वहाँ पे बस चेंज करें और फिर ऋषिकेश के आगे आप श्रीनगर से होते हुए सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अब आप केदारनाथ ऋषिकेश से या देहरादून से कैसे पहुँचेंगे ये देख लेते हैं। ऋषिकेश या देहरादून से आपको टैक्सी, ट्रैकर या बस मिल जाएंगी जो आपको देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग के रास्ते सोनप्रयाग तक पहुंचा देंगे। ये एक रूट है। इसके अलावा एक दूसरा रूट भी है, उसकी बात कर लेते हैं। ऋषिकेश से आपको न्यू टिहरी जाना होगा। पहले आप देवप्रयाग गए थे, अब यहाँ आपको न्यू टिहरी जाना होगा। न्यू टिहरी से फिर आपको श्रीनगर जाना होगा और रुद्रप्रयाग और उसके बाद सोनप्रयाग। न्यू टिहरी का रूट थोड़ा सा कम रिस्की है, देवप्रयाग का रूट थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। तो कई बार क्या होता है, काम चलने की वजह से देवप्रयाग का रूट बंद कर देते हैं और फिर आपको न्यू टिहरी होकर जाना पड़ता है। ये आपका सेकंड रूट है। दोनों के लिए आपको जाना ऋषिकेश से ही पड़ेगा। ये न्यू टिहरी का रूट आपको थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अब हम देखेंगे कि केदारनाथ हम कैसे पहुंचेंगे अपने खुद के वाहन से। आप बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, आप छोटी कार से भी जा सकते हैं, SUV से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी अगर आप खुद के वाहन से जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी की सर्विस जो है कुछ समय पहले करा लें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज सर्विस कराई और आप कल केदारनाथ के लिए निकल गए। कई बार क्या होता है कि गाड़ी में सर्विस करने के दौरान जो सर्विस पर्सन होते हैं उनसे कुछ चूक हो जाती है, तो आपको यात्रा में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने सर्विस कराई है तो उसके बाद 200-400 किलोमीटर चला लें अपनी गाड़ी को, उसके बाद जाएँ तो आपको आराम रहेगा। अपनी गाड़ी को आप देख लें, हर तरह से वो ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई लीकेज तो नहीं है, कोई पार्ट तो वीक नहीं है उसका, क्योंकि वहाँ पर आपको मैकेनिक मिलने के चांस भी कम है और पहाड़ों पर गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आप उसको कहीं धक्का देकर भी नहीं ले जा सकते। तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी गाड़ी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कम से कम 2 ड्राइवर होने चाहिए, क्योंकि रूट लंबा है और घुमावदार है, ट्रिकी है। तो 2 लोग रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, क्योंकि 500 कुछ किलोमीटर का ये पूरा रूट होता है। 550 किलोमीटर राउंड ऑफ ये रूट है और जिसमें कि आधा रूट पूरा पहाड़ों का है, रास्ते थोड़े ख़राब हैं, तो एक आदमी थक जाएगा, नहीं चला पाएगा इतना ज़्यादा। जो भी गाड़ी को चला रहा है तो ध्यान रखे कि उनको एक्सपीरियंस हो हिल्स पर चलाने का, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर संभव हो तो आप रात में गाड़ी ना चलाएं, स्पेशली पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पे काम चलता रहता है सड़कों का, तो पत्थर गिरते रहते हैं, तो JCB से साफ़ करते रहते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है या काफ़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है रास्ता क्लियर होने का। कई जगह रास्ते आपको रात भर के लिए बंद मिलेंगे तो आपको पूरी रात वेट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि आप दिन में ही ट्रैवल करें, कम से कम पहाड़ों में। ओवर स्पीड ना करें और खाने पीने का सामान अपने पास इतना रख लें कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और किसी तरह की कोई दवाई भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी अपने पास रखें।
क्योंकि पहाड़ों में क्या है, जल्दी जल्दी आपको खाने पीने की दुकानें या फिर मार्केट नहीं मिलेगी, दूर दूर होती हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। और जब भी आपको पेट्रोल पंप मिलता है हिल स्टेशन पे, आप अपने फ्यूल टैंक को फुल करा लें गाड़ी के, क्योंकि थोड़े दूर दूर पर मिलते हैं, ये जल्दी जल्दी नहीं मिलते पेट्रोल पंप। और कई बार क्या होता है कि आपको 80 या 100 किलोमीटर चलने के बाद एक पेट्रोल पंप मिलेगा और ऐसा हो सकता है कि उस पर फ्यूल ख़त्म हो गया हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इसलिए जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप मिलता है आप फ्यूल टैंक को भरा लें, ताकि एक बार फ्यूल टैंक फुल हो जाता है किसी भी कार का तो एक अच्छे डिस्टेंस के चलने के लिए आराम रहता है। अब हम रूट देख लेते हैं दिल्ली से केदारनाथ का। हम अपने वाहन से जाएंगे तो कैसे कैसे जाएंगे। टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से सोनप्रयाग का 452 किलोमीटर। दिल्ली से आप बाइक से, कार से, टैक्सी से जा सकते हैं। बात हम कर रहे हैं अपने निजी वाहन की, तो टैक्सी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप बाइक या कार से अगर जाते हैं दिल्ली से, आप मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग से होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप रूट चेंज करते हैं ऋषिकेश से और न्यू टिहरी की तरफ से घूम के जाते हैं तो 47 किलोमीटर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपको वो 500 किलोमीटर के करीब पड़ जाएगा। हेलीपैड की और व्हीकल पार्किंग की फैसिलिटी देख लेते हैं। अगर आप जब रास्ते में जा रहे होंगे तो रुद्रप्रयाग के बाद आपको गुप्तकाशी पड़ेगा, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं वहीं पर, और हेलीकॉप्टर से आप सीधा धाम के लिए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको एडवांस में करानी पड़ेगी। और गुप्तकाशी से अगर नहीं मिलता तो आप फाटा से भी हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं, उसकी बुकिंग भी आपको एडवांस में करानी पड़ेगी। अभी कोविड के टाइम पर जब यात्रा खुली है 2021 में 19 सितंबर से, तो अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस स्टार्ट नहीं की गई है और उसका कोई अभी अपडेट भी नहीं है। सोनप्रयाग आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं लेनी है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो सोनप्रयाग पे आपको पार्किंग करनी पड़ेगी गाड़ी की, या सोनप्रयाग से पहले भी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और वहाँ से फिर आपको शेयर टैक्सी मिलेगी जो आपसे 20 रुपये या 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगी और आपको पहुँचा देगी वो गौरीकुंड तक। गौरीकुंड में आप पहुँच के फिर आगे यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब ट्रैक रूट देख लेते हैं जो आपका गौरीकुंड से ही शुरू होता है। जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है, उसमें स्नान कर सकते हैं। अभी कोविड के टाइम पर स्नान करना मना है उसमें। वहीं पर आप होटल लेकर रुक सकते हैं, क्योंकि आप पीछे से लंबी जर्नी करके आ रहे हैं तो गौरीकुंड पे रुक जाएंगे तो अगले दिन आपको मॉर्निंग में उठते ही ट्रैकिंग स्टार्ट करने का फ़ायदा मिलेगा, आप जल्दी अपना रूट कंप्लीट कर पाएंगे। गौरीकुंड से आप अगर ट्रैक करते हैं तो 4 किलोमीटर है जंगल चट्टी। गौरीकुंड से ही आपको पालकी भी मिल जाएगी और खच्चर भी मिल जाएंगे, जैसे आपको सुविधा लगती है उस हिसाब से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, या खच्चर या पालकी से जा सकते हैं। उसके बाद पड़ेगा भीमबली जो 3 किलोमीटर है, वहाँ पर आपको रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर रुकना चाहिए या फिर एक रात रुक कर तब आगे बढ़ना चाहिए तो आप वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट से एडवांस में बुकिंग करनी होती है। उसके बाद 4 किलोमीटर पड़ेगा लिंचौली, वहाँ भी आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। फिर 4 किलोमीटर बाद पड़ेगा केदारनाथ का बेस कैंप। बेस कैंप में आपको खाने रहने की सुविधा मिल जाएगी और यहीं पर आपको रुकना होगा। फिर जब भी आपको दर्शन करने के लिए जाना है तो 1 किलोमीटर आप चल कर जाएंगे और केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। फूड एंड जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको खाने की फैसिलिटी, मेडिकल चेकअप, और इमरजेंसी में आपको अगर कोई बीमारी है या इस तरीके की आपको इमरजेंसी हो जाती है कि आपको तुरंत वहाँ से लेकर जाना है तो हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अब हम ट्रिप के एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो एक इसमें ट्रैवल एक्सपेंस लगेगा आपको, जिसमें आपकी टिकट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और कोई अदर मेंटेनेंस अगर व्हीकल की होती है, टोल प्लाज़ा, पार्किंग, खच्चर या रोपवे या जो भी आपको पालकी में जा रहे हैं। दूसरा आपकी कॉस्ट होगी रहने की, स्टे एक्सपेंस, जिसमें आपका होटल, टेंट, कैंपिंग विद ऑन टेंट। अगर आप अपना खुद का टेंट ले जाकर कैंपिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपको वो अपनी सुविधा के हिसाब से देखना होगा। बाकी आप टेंट वहाँ बुक भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। खाने का आपका एक्सपेंस होगा पूरी ट्रिप पर और कुछ अदर खर्चे होंगे।
ट्रैवल एक्सपेंस सोनप्रयाग तक लगेगा। हम देख लेते हैं कस्टमाइज़ करके कैसे कैसे लगेगा हमारा ट्रैवल एक्सपेंस। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आप बस पकड़ेंगे। दिल्ली तक आप इंडिया के किसी भी कोने से आएंगे, वो मैंने इस एक्सपेंस में ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हैं और वहाँ का कितना एक्सपेंस हो सकता है। तो आप दिल्ली से इसको कंसिडर कर लें। बाकी आप गुजरात से अगर आ रहे हैं, मान के चलते हैं, या फिर तमिलनाडु से आते हैं, या फिर सिक्किम या गंगटोक से, कहीं मणिपुर से आते हैं, वहाँ से दिल्ली तक का टिकट आपको देखना होगा। वो एक्सपेंस इससे एक्स्ट्रा आप ऐड करके चलें क्योंकि मैंने सिर्फ दिल्ली के आगे का बताया हुआ है। तो अगर आप दिल्ली से चलते हैं, वोल्वो सर्विस लेते हैं, तो 950 से 1150 रुपीज़ तक आपका टिकट होगा। रोडवेज सर्विस नॉन एसी चलेगी, 750 रुपीज़ के अराउंड होगा। ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। बस टिकट जो है दिल्ली से ऋषिकेश वो 850 रुपये का है। पहले मैंने आपको दिल्ली से सोनप्रयाग का बता दिया। अगर आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है तो, अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती, आपको टुकड़ों में जाना है, तो पहले दिल्ली से ऋषिकेश जाएंगे आप, उसका किराया बता देता हूँ। वोल्वो से 850 रुपये, रोडवेज जो है नॉन एसी 350 रुपये, और उसके बाद जब आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग जाएंगे, तो उसमें वोल्वो सर्विस 850 रुपये और रोडवेज सर्विस फिर से 350 रुपये। तो आप इसको कैलकुलेट अपने हिसाब से कर लीजिए, आपको क्या सुविधा मिल रही है, क्या सर्विस मिल रही है, उसके हिसाब से आप अपने साथ अपना बजट लेकर चलें। फ़्लाइट से अगर आप जाते हैं तो फ़्लाइट का टिकट न्यू दिल्ली से जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक का 2300 से 2600 के ऊपर है। ये जो किराया मैंने आपको फ़्लाइट का बताया है, ये तब है जब आप 2 महीने 2.5 महीने पहले बुक कर लेते हैं अपनी फ़्लाइट को। कम से कम 1 महीना पहले तो एडवांस में बुक कराएंगे। अगर आप अर्जेंट में कराते हैं तो ये 5000-6000 तक भी जा सकता है। अगर इंडियन एयरपोर्ट से कराते हैं तो 2200 से 2500 तक का ये किराया पड़ेगा आपको। ट्रेन से जाते हैं तो देहरादून से ऋषिकेश के लिए देहरादून या ऋषिकेश के लिए दिल्ली से मिलेगी आपको। सेकंड सीटिंग का किराया है जो नॉन एसी होता है 145, और चेयर कार एसी का 485, स्लीपर का 315 रुपीज़, और AC 3 का 860 रुपीज़, AC 2 का 1160। ये बेस्ट ट्रेन जो है वहाँ जाने के लिए जनशताब्दी है, जिसमें आपको किराया भी कम लगेगा और स्पीड उतनी रहती है, आप सही टाइम पर पहुँच जाएंगे। 3, 3.5, 4 घंटे आपको मैक्सिमम लगेंगे। स्टॉपेज भी इस ट्रेन की कम है। टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो 15 से 18 रुपये पर किलोमीटर टैक्सी चार्ज करती है। टोटल डिस्टेंस 450 किलोमीटर अगर हम मान के चलें तो 450 गुना 18, तो आपको 8100 देने होंगे। बट टैक्सी में 4 लोग जाते हैं तो आप 8100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और आना जाना आपका 16,200 रुपये का पड़ जाएगा 4 लोगों का। तो यानी कि 4000 पर पर्सन पड़ेगा आना जाना एक बंदे का टैक्सी से। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कंफर्ट के हिसाब से, बजट के हिसाब से क्या चीज़ बेटर लग रही है, और वैसे ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सब चीज़ के प्राइस आपको बताए हैं, लेकिन मैंने टोटल करके नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता आप ट्रेन प्लस टैक्सी लेंगे, फ़्लाइट प्लस बस लेंगे, या किस रूट से आपको कंफर्ट लगेगा और आपके बजट में वो कवर होगा। बाइक से अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस 470 किलोमीटर को हम मान के चलते हैं, तो अभी पेट्रोल प्राइस राउंड ऑफ 100 है, कहीं पर 105 रुपये, 104 रुपये, कहीं 98 रुपये है। तो मैंने एवरेज लिया है 100 रुपीज़ पर लीटर। ज़्यादातर क्रूज़ बाइक जो होती हैं जैसे रॉयल एनफील्ड है या फिर एवेंजर वगैरह होती हैं, इनका माइलेज 35 किलोमीटर पर लीटर पर आता है प्लेन पे, और 30 का आता है हिल्स पे। तो फ्यूल कंजम्पशन आपकी 470 डिवाइड बाय 32 ले लेते हैं हम। 35 और 30 का एवरेज मैंने 32 ले लिया। 32 किलोमीटर पर वो 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, तो 470 में आपका राउंड ऑफ 15 लीटर तेल लग जाएगा, और 15 लीटर इंटू 100 1500 रुपये में आप पहुंच जाएंगे एक साइड से, और आना जाना आपका 3000 रुपये में हो जाएगा। यानी कि अगर आप बाइक से जाते हैं तो 2 लोग भी अगर बाइक से जाते हैं तो 3000 में आना जाना हो जाता है, यानी कि 1500 पर पर्सन आना जाना। तो ये सबसे सस्ता है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप बाइक चलाने के हैबिचुअल हैं या फिर शौकीन हैं तो आप बाइक से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से सोनप्रयाग 470 किलोमीटर है, ये मैं कार के लिए बता रहा हूँ, और पेट्रोल प्राइस मैंने 100 लिया हुआ है। अगर कार का माइलेज आप 18 किलोमीटर पर लीटर लेते हैं प्लेन्स पे और 15 किलोमीटर पर लीटर हिल्स पे लेते हैं, तो फ्यूल लगेगा आपका 470 किलोमीटर के लिए 30 लीटर। मैंने 18 और 15 का एवरेज लिया 16 किलोमीटर आप 1 लीटर में जा रहे हैं, तो 30 लीटर में जाएंगे 470 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट जो है फ्यूल की वो 30 × 100 यानी कि 3000 आ जाएगी वन साइड। आना जाना आपका 6000 रुपये में हो जाएगा। तो कार से अगर आपका आना जाना 6000 रुपये में हो रहा है और कार में आप 4 लोग जा रहे हैं, तो ये आपको टैक्सी से भी सस्ता पड़ रहा है।
अपनी गाड़ी आपको हमेशा से ही सस्ती पड़ी है और बस आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स देखने हैं और आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। ट्रैवल एक्सपेंस सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम का देख लेते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग तक मैंने अब आपको बता दिया है। आप ट्रेन से आते हैं, फ़्लाइट से आते हैं, बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, बाइक से आते हैं या अपनी कार से आते हैं, तो कैसे कैसे आएंगे, कितना खर्चा लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब ट्रैवल एक्सपेंस देखते हैं सोनप्रयाग से, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है, वहाँ से केदारनाथ धाम के लिए। तो आप खच्चर से अगर जाते हैं तो गौरीकुंड से मिलेगा धाम के लिए आपको 2300 से 2500 रुपये चार्ज करेंगे, इनका गवर्नमेंट रेट है। अगर आप खच्चर करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही कर लीजिए आने जाने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं चल लेता हूं और जब बीच में थक जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अब खच्चर कर लेना चाहिए, तब अगर आप करेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। जितना जब डिस्टेंस कम रह जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो खच्चर वाले भी पैसे आपसे अंट मांगने लग जाते हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको खच्चर से ही जाना है, आपको लगता है नहीं जा पाएंगे आप, तो गौरीकुंड से ही कर लें, वहाँ से आपको रेट ठीक मिलेगा। वन वे कॉस्ट 1700 रुपये लेते हैं वो, क्योंकि जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है जानवर को, इसलिए अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं, आना नहीं चाहते, तो 1700 रुपये में आपको मिल जाएगा। वापसी 1000 रुपये में कर देते हैं वो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप एक ही खच्चर से आने जाने का बुक ना करके बस एक बार चले गए और उसके बाद आप आने के लिए 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वापस किसी और को बुक करके आते हैं, अलग अलग बुक करते हैं मतलब, तो आपको इस तरह रेट पड़ेंगे। और अगर एक ही बंदे को बुक कर लेते हैं तो आपको 2300 से 2500 पड़ेगा। और ये प्राइसेस जो हैं बार्गेनिंग पर डिपेंड करते हैं, और गवर्नमेंट जो है इनके प्राइसेस में बदलाव करती रहती है, तो इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर 2020 के प्राइस हैं, तो उसके बाद प्राइस घटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं। पालकी के प्राइस जो हैं वो 5000 से 10000 हैं, डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है, और बाकी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं उनके साथ। हेलीकॉप्टर का जो टिकट है वो 2500 से 3000 रुपये है, बोथ साइड का लेंगे तो 6000 से 7000 रुपये है। और ये प्राइस भी डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ये प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और जब ट्रैफिक बहुत कम होता है, यानी कि यात्री कम जा रहे होते हैं, तो थोड़े से प्राइस कम हो जाते हैं इनके। लास्ट ईयर ही प्राइस काफ़ी कम थे, 2500 रुपये में आना जाना तक दे रहे थे, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इस साल अभी कुछ जानकारी नहीं है, अभी इस साल तो अभी तक शुरू भी नहीं किया गया, लेकिन ये बेस रेट हैं जो हमेशा से चलते आए हैं, कोविड से पहले से भी। तो अभी इनमें थोड़ा सा हो सकता है कि इजाफा हो जाए। कोई अदर ट्रैवल एक्सपेंस देख लेते हैं। टोल, पार्किंग, व्हीकल की छोटी मोटी मेंटेनेंस, जैसे गाड़ी में पंचर वगैरह हो जाता है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, और 2500 रुपये आप रख सकते हैं इस एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए। मिसलेनियस एक्सपेंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं, प्रसाद लेंगे, कोई स्टैचू, मूर्ति वगैरह लेते हैं, कुछ और सामान खरीदते हैं, कोई दान वगैरह करते हैं, आप उसको आप 500 रुपये आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब स्टे अरेंजमेंट देख लेते हैं केदारनाथ धाम पे। टेंट आपको बुक करना है, 400 रुपये पर बेड पर पर्सन मिल जाएगा आपको। और ये शेड अगर आपको करनी है तो 800 रुपये पर बेड पर पर्सन मिल जाएगा। और अगर आपको कंक्रीट वाला जो होता है, पक्के मकान बने हुए वहाँ पे, उनमें अगर आपको लेना है तो 1100 रुपये पर बेड पर पर्सन आपको मिल जाएगा। अब समय देख लेते हैं केदारनाथ पहुँचने में कितना लगेगा। दिल्ली से ऋषिकेश अगर आप जाते हैं, बस से 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन से 5 से 8 घंटे, और फ्लाइट से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। और ऋषिकेश के बाद सोनप्रयाग तक जाते हैं तो बस से 11 से 12 घंटे, टैक्सी 10 से 11 घंटे, कार से भी 12 घंटे, या डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हैं। धीरे धीरे चला रहे हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं और ठीक चला रहे हैं तो 12 घंटे तो आपको लगेगा ही। बाइक से आप 10 से 11 घंटे मान के चल सकते हैं, क्योंकि बाइक में ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। अब देख लेते हैं आसपास घूमने की क्या जगह हैं जब आप धाम पे पहुंच जाएंगे। चोराबारी लेक है, वहाँ पे भैरवनाथ टेम्पल है, वासुकी ताल लेक है, कयोगी नारायण टेम्पल है, रुद्रा मेडिटेशन केव है, और चोराबारी ग्लेशियर है। ये वही ग्लेशियर है जिसके फटने से वहाँ पे आपदा आई थी। ये सब जगह आप धाम पे पहुँचने के बाद घूम सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 2 दिन का प्लान करें वहाँ पे स्टे करने का, तो आपको आसानी होगी। आप ये सब जगह भी घूम पाएंगे और धाम पर भी आराम से समय बिता पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। आपको एक वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा दिखाने के लिए। 2 जेरोक्स कॉपी भी आप रख सकते हैं, या रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। ई पास जो उत्तराखंड में घुसने के लिए बनाया गया है अभी एक नया नियम कोविड रूल्स के तहत,
वो ई पास आपको लेकर जाना होगा। और कोविड की सेकंड डोज की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है अगर आप 4 धाम में से किसी भी धाम पर जाते हैं तो। ई पास चाहिए आपको उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए, उसके बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन कोविड की सेकंड डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको दोनों चीज़ों के लिए, उत्तराखंड में घुसने के लिए भी और आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए भी। यात्रा की पर्ची जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको 4 धाम यात्रा की स्लिप है, इसको जब आप जनरेट करेंगे ऑनलाइन तो उसी टाइम पर आपको मांग लेगा कि आप सेकंड डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कीजिए। अगर आपके पास सेकंड डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर जाना होगा। अब सामान देख लेते हैं हम। एक आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। आप कोई भी गैजेट लेकर जाते हैं तो उसको आप चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल है, कैमरा है, कुछ भी है। इतनी सुंदर जगह आप जा रहे हैं तो एक कैमरा कैरी करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेडलैम्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक USB बल्ब आता है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। जैकेट आप ज़रूर रख लें, जैकेट के बिना वहाँ गुजारा नहीं है। और अच्छी जैकेट होनी चाहिए जो कम से कम 0 डिग्री या -5 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल ले। एक कैप रख लें। जूते आपको ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते चाहिए, ऊनी ग्लव्स चाहिए। एक वेस्ट पाउच ले लें, इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। रेनकोट आप ज़रूर रख लें, बारिश वहाँ कभी भी हो जाती है। एक बढ़िया ट्रैकिंग बैग रख लें ताकि इसमें सारा सामान एक ही बार में आ जाए, आपको 4 बैग अलग अलग कैरी ना करने पड़े। ट्रैकिंग स्टिक ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छी ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग स्टिक से ही होती है, लेकिन अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो एक वहाँ पर डंडे मिलते हैं चढ़ाई करने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं, 20-25 रुपये में मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ कैंपिंग करना चाह रहे हैं तो अपना टेंट भी ले के जा सकते हैं, योगा मैट ले जा सकते हैं अगर कैंपिंग के लिए ही, स्लीपिंग बैग भी ले जा सकते हैं और गैस स्टोव ले जा सकते हैं पोर्टेबल। और मास्क प्लीज़ ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि मास्क के बिना चलान है वहाँ पे। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ रेगुलर एक्सरसाइज कर लें आप, यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले से शुरू कर दें। 1 महीने पहले प्लान किया है, अगर आपने 1 महीने बाद जा रहे हैं तो 1 महीने तक आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। ट्रैकिंग वगैरह करेंगे तो आसानी होगी। अपने सामान को चेक कर लें कि आपने सर्दियों के कपड़े ज़रूर रख लिए हैं, क्योंकि आपके पास कुछ हो ना हो सर्दियों के कपड़े होने बहुत ज़रूरी हैं। वो अगर नहीं होंगे तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप पानी रेगुलर पीते रहें, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है तो हम पानी कम पीते हैं, और जब हमने इतने कपड़े पहने होते हैं और हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो पसीना निकल रहा होता है, तो उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ फूड आइटम अपने साथ कैरी कर लें जिससे आपको एनर्जी मिले, क्योंकि वहाँ खाने में आपको मैगी और पराठे के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो कुछ एनर्जी बार या ड्राई फ्रूट रख लें। क्वालिटी फूड हो, आपका पेट ना भरे लेकिन एनर्जी मिल जाए आपको, इस तरीके का फूड अपने साथ कैरी करें। एक्लेमेटाइज़ करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का मौसम और जहाँ से हम प्लेन से जा रहे हैं यहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क होता है। एयर प्रेशर में, ऑक्सीजन लेवल में, सब चीज़ों में फ़र्क होता है। तो आप वहाँ जाकर अगर एक दिन रुक जाएंगे और धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे आराम से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आप उस वातावरण के साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचते ही चढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। कोशिश करें कि ट्रैक को कंप्लीट कर लें दिन के समय में, और रात को ट्रैकिंग आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट्स को ज़्यादा यूज़ ना करें। दिन के टाइम आप फिर भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी जगह से जाएं जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा शॉर्टकट आपको दिख रहा है जहाँ से कोई जा नहीं रहा है और आप अकेले जा रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप नीचे तो उतर जाएँ, ना तो आप उल्टे चढ़ पाएँ और ना आप आगे जा पाएँ। फिर आपको मदद के लिए वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलेगा और आप फंस जाएंगे। धीरे धीरे ट्रैक करें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलें और अपने आप को पुश ना करें, ज़्यादा मतलब हार्डवर्क ना करें। ऑक्सीजन कम है और जब भी आप हार्डवर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और गौरीकुंड में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या अस्थमैटिक वगैरह कुछ दिक्कत है, तो वहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी कर लें। वो आपको रेंट पे मिल जाते हैं। वापस आने के बाद आपको 100-150 रुपये वो चार्ज करेंगे और बाकी का पैसा आपको रिफ़ंड कर देंगे। कोई अगर रेगुलर मेडिसिन आपकी चल रही है तो आप उसको ले जा सकते हैं। और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए, फीवर, हेडेक के लिए तो आप मेडिसिन ज़रूर लेकर जाएँ। ऐसा हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपको सर दर्द हो, चक्कर आएँ, उल्टियाँ हों, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको वोमिटिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे संपर्क करें।
नेपथलीन बॉल्स, आपने पूजा पाठ में जो हम कपूर यूज़ करते हैं वो देखा होगा, उसको अपने साथ ज़रूर ले जाएं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको अगर आप एक बार स्मेल करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, तो उसको अपने साथ ज़रूर रखें। जब भी आपको दिक्कत हो उसको स्मेल करें तो आपको आसानी होगी। पेन रिलीफ जेल अपने साथ लेकर जाएं और क्रिप बैंडेज वगैरह रख लें अपने साथ, क्योंकि जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, पैरों में काफ़ी दर्द हो सकता है, तो उसको लगाएंगे तो फिर आपको आराम होगा फर्दर ट्रैकिंग करने में। और ट्रैकिंग से पहले अपने नाखून ज़रूर काट लें पैरों के, क्योंकि जब हम ट्रैक करते हैं तो वो जो पैरों के नाखून है वो जूते में लगते हैं आगे, उससे अंगूठों में दर्द हो जाता है, नाखूनों में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने पैरों के नाखून काटने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करें। अब कुछ सजेस्टेड प्लान्स देख लेते हैं इस ट्रिप के लिए, क्योंकि मैंने कई चीज़ें बताई हैं, बस से, टैक्सी से, ट्रेन से, फ़्लाइट से, बाइक से, कार से आने के कई रास्ते हैं। तो कुछ प्लान हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। उन सजेशंस में एक प्लान है जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं, एक है जिसमें आप पैसा बचा सकते हैं, और एक है जिसमें आप दोनों चीज़ें बचा सकते हैं थोड़ी थोड़ी। पूरी तरह तो नहीं बचेंगी, लेकिन हाँ थोड़ा पैसा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो जिसमें आप समय बचा रहे हैं उसमें आप फ़्लाइट से जाएँ, आपका पैसा लगेगा उसमें ज़्यादा लेकिन टाइम बचेगा। उसके बाद टैक्सी से जाएं, क्योंकि अगर रोड ही है तो रोड से अगर आप जा रहे हैं, बस से जाएंगे तो बस तो पहले एक तो बस का टाइम फिक्स होता है, अगर आपकी वो बस निकल गई तो अगली बस पता नहीं 2 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। दूसरा बस भर के चलती है तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। और बस के लिए आपको प्लेन से जहाँ एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे वहाँ से लेकर और टैक्सी तक आप वो बस स्टैंड तक आपको टैक्सी लेकर जाना होगा, तो वो भी टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है उसमें। लेकिन टैक्सी आपको एयरपोर्ट के बाहर से मिल जाएगी, तो सबसे बेस्ट है फ़्लाइट से उतरे, टैक्सी पकड़ें और सीधा पहुँचें वहाँ अपना रुद्रप्रयाग। और उसके बाद फाटा से आपको ये मिल जाएगा हेलीकॉप्टर, वो सीधा आपको धाम तक पहुँचा देगा। और धाम पर जाकर चाहे तो आप दर्शन करके वापस आ जाएं सेम डे, या आपका मन करता है तो आप रुक सकते हैं वहाँ। दूसरा प्लान है जिसमें आप पैसा बचाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, चेयर कार से जाएंगे नॉन एसी, तो आपका बहुत कम उसमें खर्चा लगेगा, और ट्रेन जो है वो बस से थोड़ा जल्दी पहुंचती है। उसके बाद आप बस पकड़ेंगे, इसमें भी आपका किराया ज़्यादा नहीं लगेगा, और क्योंकि रोड का ही रूट है तो आप टैक्सी, बस या कुछ और ले सकते हैं, तो बस सबसे आपके लिए सस्ता रहेगा। इसके बाद आप ट्रैकिंग करके जाएँ, तो ट्रेन में आपका कम पैसा लगेगा, बस में भी आपका कम पैसा लगेगा, और ट्रैकिंग आप कर रहे हैं तो आपका जो है पालकी का या खच्चर का पैसा बच जाएगा। तो ये आपकी सबसे इकोनॉमिकल जर्नी होगी। और वहाँ जाने के बाद आप आराम से टेंट में रेस्ट करें, टेंट का भी खर्चा ज़्यादा नहीं है, 400 पर डे है पर पर्सन। तो ये आपका सबसे इकोनॉमिकल प्लान रहेगा चारधाम यात्रा करने का, चारधाम नहीं, ये केदारनाथ यात्रा करने का। थोड़ा पैसा, थोड़ा समय बचाना चाहते हैं, ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जा रहे हैं तो आपका समय बच रहा है और पैसा भी बच रहा है, क्योंकि ट्रेन जल्दी पहुंचाएगी बस से, और बस से किराया भी कम लेगी। उसके बाद आप बस पकड़ लेंगे, तो बस आपके लिए इकलौता ऑप्शन है पैसे और समय दोनों बचाने का। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, टैक्सी बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो आप बस पकड़ लें। इसके बाद आप थोड़ा सा समय बचा लें, क्योंकि आपने ट्रेन में पैसा बचा लिया, बस में पैसा बचा लिया, तो वो पैसा आप यहाँ खच्चर, पालकी कुछ कर लें, खच्चर कर लें। पालकी तो कम धीरे जाती है, खच्चर की स्पीड ज़्यादा होती है, वो आपको 6 से 7 घंटे में धाम पे पहुँचा देता है। उसके बाद आप वहाँ जाकर चाहें तो शेड में रुक जाएं, या फिर चाहें तो दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। तो इसमें आपका समय और पैसा दोनों बच रहा है। पैसा आपका बच जाएगा क्योंकि आप खच्चर से जाएंगे तो वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह 7 बजे निकलते हैं तो दोपहर 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, 1 बजे तक भी पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आप दर्शन करेंगे और सेम डे आप वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका समय बच गया, और समय बचाया आपका खच्चर ने। तो ये प्लान 3 जो है सजेस्टेड प्लान है, आप इनमें से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर पे। मुझे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है ट्रैवल थ्रू नेचर 1। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ और समझना चाहते हैं, आप कोई डाउट रह गया है आपको, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।